नमस्कार। आज आपको हम बताएंगे मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति एक सरकार का हिस्सा होता है जो कि आरबीआई रेगुलेट करता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत मैं आपको सीधे सीधे बताऊं तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत आते हैं 5-6 चीज़ें, जैसे कि होता है बैंक रेट, रेपो रेट, एमएसएफ, एसएलआर और रिवर्स रेपो रेट। मौद्रिक नीति एक्चुअली आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई रेगुलेट करता है किन बैंकों के थ्रू? तो कमर्शियल बैंकों के थ्रू। कमर्शियल बैंक कौन कौन से होते हैं? यूको, एचडीएफसी, पीएनबी, एसबीआई। जो आप अपने आसपास जितनी सारी बैंकों को देखते हो वो बैंक सारे कमर्शियल बैंक हैं। तो सबसे पहले समझेंगे रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेपो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को लोन देता है अल्पकालिक अवधि के लिए। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो 2 से 14 दिन के अंतर्गत जो बैंक आरबीआई से जो लोन लेते हैं उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। उसके बाद एक होता है एमएसएफ। एमएसएफ को बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मतलब ये होता है इसके तहत कि बैंकों को जब ओवरनाइट यानी कि एक दिन या फिर एक दिन से कम, अब एक दिन से एक दिन 2 दिन के लिए जब पैसे चाहिए होता है तो वो एमएसएफ के तहत जो है आरबीआई जो देता है, लोन लेता है कमर्शियल बैंकों को। अब ये क्या होता है रेपो रेट? अगर रेपो रेट जो हमें होता है वो आरबीआई तय करता है कि ये रेपो रेट क्या होगा। तो रेपो रेट पे ये बैंक अपना लोन ले लेते हैं, फिर ये लोन लेके क्या करते हैं कि पब्लिक को देते हैं। तो ये क्या देते हैं? पब्लिक को देते हैं बेस रेट पे। बेस रेट जो होता है वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। सपोज करिए कि अगर जो आरबीआई का रेपो रेट है 5% है, 5% है, तो ये 5% पे लेंगे पीएनबी आरबीआई से। अगर कोई भी बैंक, सपोज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, कोई भी बैंक अगर लेती है लोन आरबीआई से रेपो रेट पे तो वो पब्लिक को पैसे देगी। ये पब्लिक को किसी प्लान के तहत अगर देती है, हम एजुकेशन लोन है, होम लोन है या कुछ भी, जैसे कोई भी लोन लेते हैं तो ये बेस रेट पे लोन देते हैं। तो ये बेस रेट जो होता है वो हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होता है। एक्चुअली अगर ये रेपो रेट से कम पे देंगे तो बैंक दिवालिया हो जाएगी, तो कोई भी बैंक दिवालिया नहीं होना चाहेगी। इसके तहत जो है ये बेस रेट हमेशा बढ़ा के रखते हैं। ये एक्चुअली दो रेट पे देते हैं पब्लिक को। एक तो होता है बेस रेट मतलब कि किसी भी आदमी के लिए, और एक होता है पीएलआर उस व्यक्ति को देते हैं जिसको ये बैंक जो है खास मानते हैं अपना। सपोज अगर कोई बहुत पैसे वाला है, इसका फ्रिक्वेंटली इसमें बैंक में आना जाना है और इसका बैंक में खाता है और ज़्यादा पैसे इसके अकाउंट में हैं, तो उसको ये फिर कुछ वो कम अमाउंट पे जो है, हालांकि फिर भी रेपो रेट से ज़्यादा पे ही इसको रेट वो देते हैं, इंटरेस्ट लोन देते हैं। इसके बाद आता है बैंक रेट। बैंक रेट वो रेट होता है जिस पे आरबीआई जो है ये कमर्शियल बैंकों को लंबे समय के लिए लोन देता है। एक तो जो अति अल्पकालिक अवधि के लिए देता है उसको हम बोलते हैं एमएसएफ, और जो अल्प अवधि के लिए देते हैं उसको बोलते हैं हम रेपो रेट, और एक होता है बैंक रेट। तो बैंक रेट होता है कि आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है लंबे समय के लिए उसको हम बोलते हैं बैंक रेट। फिर उसके बाद आता है सीआरआर को हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो होता है जो कि हर बैंक, अगर कोई भी कमर्शियल बैंक खुलता है तो वो कमर्शियल बैंक एक अपने हिस्से का एक सर्टेन अमाउंट जो है आरबीआई में उसको जमा करेगा। तो ये तय करता है आरबीआई कि वो कितना % जमा करेगा। तो ये कैश रिजर्व रेशियो होता है। सीधे भाषा में कहें तो एक तरह से आप एक गिरवी रख रहे हो कि अगर हम एक कोई बैंक खोल रहे हैं तो उसका सर्टेन अमाउंट, अगर हमारा बैंक का लायबिलिटी 100 रुपये है तो उस लायबिलिटी का 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये जो भी आरबीआई तय करे उतना हम अमाउंट जो है आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये हो गया सीआरआर। उसके बाद होता है एसएलआर को बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये एसएलआर वह दर होता है जिस पे क्या होता है कि आरबीआई तय करता है कि अगर कोई भी कमर्शियल बैंक है तो उसको अपने पूरे जमा पूंजी का एक सर्टेन अमाउंट हमेशा बैंक में रखना होगा। सपोज दैट अगर बैंक का पूरा जो जमा पूंजी है 100 रुपये का है, अगर बैंक का पूरा ट्रांजेक्शन पर डे का या फिर मंथली का जिस भी हिसाब से अगर उसका टर्नओवर 100 रुपये का है अगर पर डे का, तो आरबीआई तय करती है कि आपको जो है मतलब सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना होता है। सीआरआर में क्या होता है कि आरबीआई के पास रखना होता है। एसएलआर में क्या होता है कि अपने पास आपको सर्टेन अमाउंट रखना है, उस पैसे को आप यूज नहीं कर सकते हो। सपोज दैट उस पैसे को आप लोन नहीं दे सकते हो किसी को, या कोई भी काम नहीं कर सकते हो, वो आपको रखना ही रखना है। तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं? एसएलआर बोलते हैं। फिर होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि जब बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं और सपोज दैट कि उस पैसे को क्या करते हैं कि अगर बैंक के पास पैसा हो गया
तो वो तो पब्लिक को देगा। और अगर पब्लिक को नहीं दे पा रहा है, सपोज दैट बैंक में अगर बंद है 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते के लिए बैंक बंद है और बैंक में पैसे है, तो बैंक चाहेगा कि उस पैसे पे इंटरेस्ट कमाए। तो इंटरेस्ट कमाने के लिए क्या करता है, वो आरबीआई के पास ऑफर देता है कि हमारे पास पैसा है, आप अल्पकालिक अवधि के लिए या फिर हमारे पास पैसे को रख लीजिए। तो जब ये आरबीआई को पैसे रखने के लिए देते हैं तो उस केस में क्या करते हैं कि ये फिर इंटरेस्ट आरबीआई से मांगते हैं। तो आरबीआई के पास मजबूरी नहीं होती है रेपो रेट लेने, रिवर्स रेपो रेट पैसे लेने के लिए। तो इसीलिए रेपो रेट जो होता है, जो रिवर्स रेपो रेट होता है, वो हमेशा रेपो रेट से कम होता है। यह बैंक की मजबूरी है कि बैंक पैसे आरबीआई को दे रही है। तो इसीलिए जो है रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से हमेशा कम होता है। अब हम समझ रहे हैं कि मौद्रिक नीति जो है घटने बढ़ने से आरबीआई कैसे महंगाई को रेगुलेट करती है। हम सीधा से एक डायग्राम के तहत समझेंगे कि जो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति के अंदर जो 6 चीज़ें आती हैं, रेपो रेट हो गया, एसएलआर हो गया, सीआरआर हो गया, एमएसएफ हो गया, बैंक रेट हो गया और रिवर्स रेपो रेट हो गया। तो इन 6 चीज़ों के तहत जो है आरबीआई कैसे जो है महंगाई को रेगुलेट करती है। तो सपोज दैट अगर मौद्रिक नीति जो है रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट जबकि हम पहले बता चुके हैं कि वो दर जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। तो अगर रेपो रेट बढ़ गया, सपोज दैट अगर इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है आरबीआई जो है किसी कमर्शियल बैंक को पैसे देके इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहा है, तो ये बैंक जो हैं लोन जो है ब्याज अगर पब्लिक को देते हैं तो क्या करेंगे, ज़्यादा पे लेंगे। अगर आरबीआई से अगर ये पैसे ले रहे हैं 10 रुपये इंटरेस्ट पे, तो पब्लिक को कितने पे देंगे, सपोज दैट 10 से ज़्यादा ही देंगे। तो क्या होगा, ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्याज बढ़ेगा। अगर ब्याज बढ़ेगा तो पब्लिक लोन लेगी, नहीं लेगी। इसका मतलब साख जो है घटेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो अगर 10 के बजाय अगर 15% होम लोन हो जाता है या कोई भी लोन हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि लोन फिर आदमी नहीं लेगा। तो उस केस में क्या होगा, साख जो है घटेगा। अगर साख घटेगा तो फिर क्या होगा, आदमी के पास पैसे कम होंगे। पैसे क्या होता है, लिक्विडिटी उसको बोलते हैं, तरलता। तो आदमी के पास पैसे घटेंगे, पैसे उसके पास नहीं रहेंगे, कम पड़ेगा, लोन नहीं लेगा तो पैसे कम रहेंगे उसके पास। तो पैसे कम रहेगा तो आदमी की जो डिमांड है वो घटेगी। जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो हम डिमांड नहीं करेंगे कि हमारे पास एक अच्छी घर हो, गाड़ी हो। तो बेसिकली देखा जाए तो पैसे नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिमांड, तो डिमांड घटेगा। अब अगर डिमांड घटता है तो प्राइस क्या होगा, गिर जाएगा। सपोज दैट अगर कोई बाज़ार में मिठाई है और वो अच्छी है तो उसका डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया तो डिमांड एक्चुअली बढ़ जाएगा। तो दुकानदार क्या चाहेगा, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कमाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, प्राइस को हाइक कर देगा। तो प्राइस को हाइक करेगा तो एक्चुअली क्या होगा, फिर डिमांड घट जाएगी। तो इसी तरह से अगर डिमांड बढ़ जाएगी, तो अगर डिमांड घटता है तो प्राइस भी घटेगा। कोई खरीदेगा ही नहीं तो प्राइस अपने आप डायरेक्ट उसको कम करना पड़ेगा ताकि उसका बिके, तो प्राइस भी घट जाएगा। और प्राइस अगर घटता है तो फिर क्या होगा, महंगाई भी घट जाएगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मौद्रिक नीति के चलते ये डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे।